मैं प्रोफेसर राजेश कांत। अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक्सटेंशन एप्लीकेशन 3 डायमेंशनल पार्ट्स के लिए जो कि हम दोबारा से सॉल्व करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से ही। बेटा मैं फिर आपसे एडवाइस करूंगा आपको कि एक बार 1 और 2 डायमेंशनल पार्ट्स की वीडियोस को अच्छी तरह से गौर से देख के आइएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आए। ये जो अगर आप देखेंगे तो ये समवट सेम है बिल्कुल जो 2 डायमेंशनल पार्ट्स में किया था, वहाँ पे सिर्फ 2 ही डायमेंशंस थी। यहाँ पे हम 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे इसकी पार्टिकल की जो मूवमेंट है उसका जिक्र करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर हम शुरू करेंगे 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो कि लिखी जाती है del 2 psi हियर इज द फंक्शन ऑफ x y एंड z। क्यों तीनों फंक्शन पे तीनों कोऑर्डिनेट पे इसके मूवमेंट है del x स्क्वायर प्लस del 2 psi x y z फंक्शन ऑफ x y z एंड del y2 प्लस del 2 psi x y z फंक्शन ऑफ x y z है ये तीनों का, और z स्क्वायर यहाँ पे पार्शियली रिस्पेक्ट टू x और y z से चेंजेस हो रही हैं और टोटल चेंज जो है दैट इज सम टोटल ऑफ 3 फैक्टर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इनटू e जो कि टोटल एनर्जी है वो भी 3 कोऑर्डिनेट्स पे चेंज हो रही है। 3 कोऑर्डिनेट्स पे अलग अलग करके उसको हम सम हासिल कर सकते हैं। तीनों को ऐड करके टोटल एनर्जी मिल जाएगी माइनस v अगेन विल बी अ फंक्शन ऑफ x y एंड z एंड इनटू psi x y एंड z इज इक्वल टू 0। लेकिन आज हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए फिर एक 3 डायमेंशनल बात का जिक्र करेंगे। 3 डायमेंशनल बात बेटा ऐसा जो कि यहाँ पे जिसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, और हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे फिर से सेट करेंगे ओरिजिन पे शुरुआत करके लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या करेंगे। यहाँ पे मैं लेंथ मानूंगा x एक्सिस पे, x जो है 0 से लेके a तक चेंज हो रहा है, यहाँ तक है। इसका मतलब लेंथ जो आपके अलोंग x एक्सिस है, जो आपकी दो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या क्या है, x 0 से x a तक चेंज होता है, मींस x एक्सिस पे टोटल लेंथ आपकी a। y एक्सिस पे हम मानेंगे कि जो लेंथ है दैट y कैन चेंज फ्रॉम 0 टू y इक्वल टू b, मींस y एक्सिस पे टोटल लेंथ जो है बॉक्स की b है, और z एक्सिस पे ये जो z एक्सिस है यहाँ पे हम मानेंगे कि z जो चेंज हो रहा है वो 0 से z इक्वल टू c, बाउंड्री कंडीशंस फॉर z एक्सिस जो है 0 से c है। ठीक है जी, इसका मतलब z एक्सिस पे जो टोटल लेंथ चेंज हो रही है वो c है। ये याद रखेंगे आप, 3 लेंथ्स हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉक्स है। फिर हम इसके स्पेशल केस में जब आगे चल के देखेंगे इसको क्यूब मानेंगे तो x y z के अलावा तीनों लेंथ सेम हो जाएंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचे और 3 डायमेंशनल बॉक्स कैसा होगा मैंने आपको बताया। चलिए बेटा फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए इस बॉक्स के अंदर मैं v0 सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और v जब 0 सेट किया तो ये 0 हो गया। हमारे पास क्या बचा del 2 psi x y z 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन del x स्क्वायर del 2 psi x y एंड z अपॉन del y स्क्वायर। ये फंक्शन है, सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि psi इन 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, प्लस del 2 psi which changes with x and y and z coordinate into z square is equal to, ये टर्म मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इनटू e which is function of x y and z, और बेटा साथ में इसके वेव फंक्शन भी है x y and z। फिर मैं आपको जैसे 2 डायमेंशनल बॉक्स में मैंने आपको 2 पोस्टुलेट तो नहीं 2 एक्सियम्स हैं पर इसकी क्वांटम मैकेनिक्स की, वो क्या है जब टोटल वेव फंक्शन जो कि x y और z 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं psi which is function of x only, psi which is function of y only, psi which is function of z only। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जब भी एक से ज्यादा तरह से वेव फंक्शन को लिखा जा सके तो सम टोटल जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमें टोटल वेव फंक्शन देता है। और सिमिलरली जब एनर्जी हमारी 3 कोऑर्डिनेट्स पे x y और z पे चेंज हो रही है तो सम टोटल ऑफ 3 टर्म्स पे जो एनर्जीज हैं Ex plus Ey and Ez मींस एनर्जी लॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी मिल जाएगी। इसमें Ex y z की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Ex plus Ey plus Ez। अगर आप मेरे को लो करें तो मैं यहीं से मिटा के लिख देता हूँ, आप एक नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, अलग से लिखिएगा, यहाँ पे मेरी थोड़ी स्पेस बच जाएगी। दिस इज Ex plus Ey plus Ez, और साथ में क्या आया था हमारा psi which is function of x y and z। नो डिवाइड थ्रू आउट, डिवाइड बोथ साइड, divide both sides by psi total psi x y and z का जो फंक्शन है तीनों से डिवाइड कर दीजिए। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलिए डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 अपॉन psi x y z से डिवाइड हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया del 2 psi x y z
डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साई एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई 2, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट पे चेंजेस हैं आज तीनों एक्सिस पे, इसलिए तीनों ही फंक्शन लिखने पड़ते हैं। जबकि मैंने 2 डायमेंशन में आपके सामने z वाला जो कंपोनेंट था उसको 0 कर दिया था, क्योंकि z कंपोनेंट था ही नहीं उस समय, इजिकल टू इस टर्म को मैं एक्सपेंड कर दूंगा और जब x y z से डिवाइड किया ये तो खत्म हो गया ना बेटा, हमारे पास आ गया 3 टर्म्स आ गई 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर। चलिए अभी फिलहाल इकट्ठा लिख लेते हैं ex प्लस ey प्लस ez। अब अगर आप 2 डायमेंशनल बॉक्स को देखेंगे तो वहां पे जब मैंने इसकी चेंजेस लिखी थी तो मैंने लिखा था कि ये जो है जब x से चेंज हो रहा है तो y जो है कांस्टेंट माना था, z कांस्टेंट माना था। आज भी सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे आगे देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको मेरे पास, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हर बार मिटाना पड़ रहा है। आप नोट करके रखेंगे अपने पास, फिर आगे चलेंगे हम। चलिए ये टर्म लेता हूँ पहले तो मैंने यहाँ लिखा साई जो कि 3 फंक्शंस पे डिपेंड करता है वेरिएबल्स पे, वो है साई एक्स साई वाई साई जेड। मैं एक्स एक्सिस के लिए लिखता हूँ, फिर इसको सिमिलरली करके वाई और जेड एक्सिस के लिए आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। चलिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास आएगा डेल पार्शियल चेंज, क्योंकि ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है, 3 कोऑर्डिनेट से चेंज होता है एक्स वाई और जेड से। जब मैं कह रहा हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मैं मान रहा हूँ वाई और जेड से कोई चेंज वाई साई में नहीं हो रही। इस बार जो साई का वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, वो मैं बाहर लिख लूंगा। तो मींस पार्शियल चेंज इन एक्स वाई जेड टोटल वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली चेंज इन साई एक्स होगी, जो भी चेंज एक्स में होगी दैट विल बी कंटेन्ड इन साई एक्स। मेरे को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल चाहिए, मैं सेकंड टाइम फिर से इसको पार्शियली चेंज करूं, फिर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आप लिखेंगे अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट। जब दोबारा एक्स से चेंज किया, एक्स से डिफरेंशिएट किया तो वाई जेड फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं डिफरेंशिएशन से, डी वाई डी जेड सिंपली मेरे पास आ गया डेल 2 साई एक्स अपॉन डेल एक्स 2। सिमिलरली जब आप y और z के लिए भी ऐसा मानेंगे तो 3 टर्म्स आपके पास हो रहा, 2 टर्म्स और आनी है। वो क्या होनी है, जब y के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे z और x कांस्टेंट हो जाना है, यहाँ पे y आना है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर डिफरेंशिएशन होनी है। और जब z के लिए लिखेंगे तो x और y कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे, डेल 2 साई z अपॉन डेल z स्क्वायर आ जाना है। उस समय z से जो भी चेंज होगी दैट विल बी ओनली एंड ओनली इन दी y कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन। तो चलिए अगर आप कहें तो मैं इसको लिखता हूँ आगे इन तीनों की जगह, ये तो हम यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जगह तो थोड़ी है। चलिए फिर भी इसको मिटा के दोबारा से लिखेंगे 1 अपॉन साई विच इज फंक्शन ऑफ साई एक्स वाई एंड जेड। अंदर इस पूरी टर्म की जगह क्या लिखा मैंने लिखा साई वाई साई जेड और चेंज इज ओनली इन एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। y के लिए मैंने भी आपको क्या बताया था, जब वो लिखेंगे इसकी जगह क्या आ जाएगा, y को डिफरेंशिएट करना है ना बेटा, तो आपका x और z कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, तो चेंज विल बी ओनली इन दी y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली जब z से करेंगे तो x और y कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाएंगे, x और y कंपोनेंट आपकी चेंज होगी दैट विल बी ओनली इन दी y कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z कंपोनेंट ऑफ द वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। यहां तक पहुंच गए, इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू ex प्लस ey प्लस ez। यहाँ तक पहुँच गए, चलेंगे आगे। इसके बाद मैं इसको और थोड़ा एक्सपेंड करूँगा, फिर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का काम हो गया, इसलिए इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलिए इसको जब खोलेंगे तो आपका क्या होगा, ये x y z को भी हम क्या करके लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है कि साई x y z इज इक्वल टू साई x इंटू साई y इंटू साई z। आप एक नए स्टेप में ऐसे लिख लीजिए साई y इंटू साई z। जब इसको आपने टोटल को ट्राइफ्रिकेट करके लिखा है यहाँ पे, तो अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए, यहाँ पे y और z कंपोनेंट कट जाएगा, x के साथ सिंपली यहाँ पे साई x बचना है और चेंज होनी है, ये दोनों चीजें कट गई, इन दोनों के साथ मेरे पास आ जाना है डेल 2 साई x अपॉन डेल x2। जब y पे पहुंचेंगे तो x और z वाले के साथ ये दो टर्म्स कट जाएंगे, नीचे सिर्फ y बचेगा, 1 अपॉन साई y डेल 2 साई y अपॉन डेल y2 प्लस
जहाँ पे एक्स और वाई के साथ एक्स और वाई कंपोनेंट कट जाएगा। सिमिलरली जेड कंपोनेंट कुछ बचेगा यहाँ पे साई जेड, बीच में क्या है डेल टू साई जेड अपॉन डेल जेड टू इज इक्वल टू। अब इस कंपोनेंट को भी मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, अगर आप कहें तो उसको मिटा ही देता हूँ मैं। इसको जब एक्सपेंड करके लिखूंगा तो माइनस 8 पाई स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर से अलग अलग करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, प्लस था तो माइनस टर्म बाहर थी तो माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई, सिमिलरली माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई जेड। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात जैसे टू डायमेंशनल बॉक्स में मैंने बताया, तीन टर्म्स हैं। यहाँ पे एक टर्म सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से चेंज हो रही है, दूसरी सिर्फ और सिर्फ वाई से, तीसरी सिर्फ और सिर्फ जेड से। यहाँ पे भी एक टर्म ऐसी है जिसमें जो भी चेंज है दैट इज ओनली ड्यू टू एक्स एक्सिस, ड्यू टू एक्स कोऑर्डिनेट, ड्यू टू वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब तीन फैक्टर्स यहाँ पे हैं, तीन फैक्टर्स यहाँ पे हैं और तीनों इंडिविजुअली चेंज हो रहे हैं अपने अपने तौर पे। एक्स से ये चेंज हो रहा है, उसकी सारी की सारी चेंज इसमें है। इसमें y की वजह से जो भी चेंज हो रही है वो इस वेक्टर में है और वो इस चीज को दर्शाता है। चलिए बेटा हम यहाँ तक पहुँच के मैंने आपको बताया पहले भी, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस साइड हमारे तीन टर्म्स हैं। एक टर्म होली एंड होली डिपेंड करती है एक्स एक्सिस पे, एक्स से चेंज होती है, एक वाई से और एक जेड से। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एक्स से वाई और जेड से चेंज होने वाले टर्म्स हैं। इसका मतलब जो भी चेंज एक्स से हो रहा है वो इस लेफ्ट हैंड साइड पे इस टर्म में है और उसका जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड पे ये टर्म दर्शा रही है, दिखा रही है, बता रही है। सिमिलरली वाई से जो भी चेंज है वो इसमें है और जेड से इसमें है, इसलिए इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जिसको कि बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है जी, वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई टर्म्स को अलग और उसकी वजह से जो चेंज हो रही है वो अलग, वाई और जेड वाली अलग अलग कर लेंगे। कैसे है चलिए इसको मैं पैरेलली तीनों को चुनाऊंगा यहाँ पे। चलिए पहले एक टर्म, ये टर्म जो है इसकी वजह से चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे। जो भी यहाँ पे चेंज है, जो भी इसकी वजह से डिफरेंशिएशन हो रही है वो यहाँ पे इसके बराबर है। मैं लिख लूंगा 1 अपॉन साई एक्स डेल 2 साई एक्स अपॉन डेल एक्स 2। ठीक है बेटा, शुड बी इक्वल टू, इसका रिजल्ट कहाँ है, ये है माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई एक्स। ठीक है बेटा, दूसरी टर्म कौन सी है, ये, और इसकी वजह से रिजल्ट कहाँ पे ये है, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन साई वाई डेल 2 साई वाई अपॉन डेल वाई 2 शुड बी इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई। और जेड की एक वजह से जो भी चेंज हो रही है वो ये टर्म दिखा रही है 1 अपॉन साई जेड डेल 2 साई जेड अपॉन डेल जेड 2 शुड बी इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई जेड। ठीक है बेटा, चलिए ये तीन टर्म्स अलग अलग हो गई। मेथड कौन सा लगाया हमने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाया। चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे, ये साई एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई एक्स इंटू साई एक्स हो जाएगा और ये पूरी टर्म यहाँ से जब इधर जाएगी तो माइनस वाली टर्म जो है इधर जाके प्लस हो जाएगी। मैं लिखूंगा डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई साई एंड साई एक्स, ई एक्स इंटू साई एक्स शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि टर्म इधर चली गई है, इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल 2 साई वाई डेल वाई 2 प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई और साई वाई वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, शुड बी इक्वल टू 0 एंड डेल 2 साई जेड अपॉन डेल जेड 2 प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई जेड इंटू साई जेड इक्वल टू 0। बेटा अभी ये पार्शियल में लिखा हुआ है, पार्शियल में यहाँ कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चेंज जो है एक ही कोऑर्डिनेट से है। इसका मतलब पार्शियल तो तब होता है जब एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करता हो वेव फंक्शन, तो एक में चेंज करें तो दूसरों को कांस्टेंट रखें, पर यहाँ तो है ही एक से चेंज है। इसका मतलब जो पार्शियल चेंज है वही फुल चेंज है, इसको टोटल डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं d2 साई अपॉन dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन x स्क्वायर इनटू ex साई x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इन दोनों को भी मैं फुल डिफरेंशियल
लिख लूंगा, टोटल डिफरेंशियल में लिख लूंगा साई वाई डी वाई टू प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू ई वाई साई वाई इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली डी टू साई जेड अपॉन डी जेड स्क्वायर पार्शियल से फुल में आगे हैं प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू ई जेड साई जेड इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनकी सॉल्यूशंस कहाँ से आनी है, जो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो कि हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में, उनकी वीडियोस को देखिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसके नीचे भी दे दूंगा, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। लेकिन अब मैं यहाँ पे वो हर एक चीज को सॉल्व नहीं करूंगा। अगर वहां देखें तो सेम ये इक्वेशन आई थी और इसको हमने सॉल्व किया था एक्स एक्सिस के लिए, तो सेम रिजल्ट्स हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे वाई जेड एक्सिस के लिए। और अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो मैं फाइनल रिजल्ट्स लिख रहा हूँ। ये एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसपे कि हमने बाउंड्री कंडीशंस वगैरह लगाई थी, क्या है कैसे लगाई थी, वो सारा वन डायमेंशनल बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है। मैं सीधा लिखता हूँ कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एनर्जी जो आती है Ex मींस एनर्जी लॉन्ग एक्स एक्सिस। हमने देखा एक नहीं बड़ी सारी पॉसिबल एनर्जीज आती हैं और वो वैल्यूज जो है पॉसिबल एनर्जीज की डिपेंड करती हैं एक नंबर पे जो चेंज होता है एक्स एक्सिस पे, जिसको कि मैंने nx लिखा था वहां पे। तो nx एनर्जी लॉन्ग एक्स एक्सिस जो चेंज होगी किसी नंबर के साथ, दिस कैन बी रिटन एज nx स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ये क्या है, लेंथ लॉन्ग एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लेते हैं एनर्जी लॉन्ग y एक्सिस विल चेंज विल डिपेंड अपॉन a number which changes along y axis and this value is ny square x square upon 8m। अब यहाँ पे लेंथ क्योंकि हमने मानी थी b तो मैं लिखूंगा b square। सिमिलरली जब वो कंडीशंस यहाँ लगाएंगे पूरी ये एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे z एक्सिस के लॉन्ग y इसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को हमारे पास आ जाएगा e nz square x square upon 8mc square। c क्या है, लेंथ लॉन्ग z एक्सिस। बाउंड्री कंडीशन लगेगी जब z कहां से कहां चेंज होता है, z 0 से z तक जाता है, y 0 से b तक जाता है, x जो है 0 से a तक जाता है। और जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैसे निकाला था वो भी आप देखेंगे वहां पे वन डायमेंशनल बॉक्स में। इसी में इसी की वीडियो में इसी को एक्सप्लेन करने में एक वीडियो बन गई थी पूरी। तो ई साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन भी एक नहीं बड़े सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं वेव फंक्शंस की, और हर वेव फंक्शन एक नई स्टेट का जिक्र करता है। तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो भी डिपेंड करती हैं nx पे, और वो वहां पे आप देखेंगे तो निकला था 2/a लेंथ लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड साइन ऑफ एंगल जो साइन nx नंबर पे डिपेंड करता है, पाई अपॉन nx पाई अपॉन a इनटू x x वेरिएबल जो चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली यहाँ पे जाएंगे तो साई एंड y वो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन यहाँ पे b, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है y से 0 टू b तक जा रहा है, और साइन एंगल फिर चेंज होगा एक नंबर के साथ एंड y पाई अपॉन b इनटू y। और यहाँ पे जो आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आना है जो चेंज होता है z एक्सिस पे वो है अंडर द रूट 2 अपॉन c, z 0 से c तक जा रहे हैं इसलिए c इनटू साइन ऑफ n z पाई अपॉन c इनटू z। और यहाँ पे बताना जरूरी है कि जो नंबर्स हैं nx हो ny हो या nz हो, ये तीनों ही नंबर्स की वैल्यूज जो हैं ये कैन हैव द वैल्यूज 1 2 3 so on। जो मिनिमम वैल्यूज है नंबर्स के लिए वो 1 से शुरू होती है, जीरो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ये हम बात कर चुके हैं वहाँ पे। आप भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं। अब बेटा यहाँ तक हमने इंडिविजुअल एनर्जीज और इंडिविजुअल वेव फंक्शन जो कि एक्स एक्सिस पे y एक्सिस पे z एक्सिस पे है वो हमने ऑब्टेन कर लिए हैं। अब अगर आप इनको यहाँ पे देखें तो हमने क्या करना है, टोटल वेव फंक्शन और टोटल एनर्जी लिखनी है पर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। वो कैसे लिखा जाएगा, बस वही जो रूल लगाएंगे कि टोटल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ द ऑल पॉसिबल एनर्जीज, और जो वेव फंक्शन है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। तो वो लगाने पे हमारे पास क्या आता है वे देख लेंगे। टोटल एनर्जी हमने देखा जो कि x y z पे डिपेंड करती है, और हमने देखा वो 3 एनर्जीज पे डिपेंड करती है। एक एनर्जी nx पे चेंज होती है, ny के साथ चेंज होती है, nz के साथ चेंज होती है। तो nx और y और z को ऐड कर लेंगे, दिस विल बी द सम टोटल ऑफ nx एनर्जी ny एंड एनर्जी दैट चेंजेस विद nz। और अगर आप देखें इन तीनों को ऐड करना है, x स्क्वायर अपॉन 8m तीनों में कॉमन है, मैं बाहर ले लूंगा x स्क्वायर अपॉन 8m, बीच में क्या आ गया nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और बेटा यहाँ से देख लीजिए फिर वही बात, तो मिनिमम वैल्यूज है nx की मान है, y की मान है, z की मान है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग nx
इज इक्वल टू एन वाई इज इक्वल टू एन जेड इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, E11 का मतलब जब E का nx भी 1 y और z भी 1 होंगे और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर अपॉन 8m into 1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 अपॉन c स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। ये क्या है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी। ये क्या है, हमारी जीरो पॉइंट एनर्जी है, ठीक है जी। ये हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी है। और टोटल वेव फंक्शन अगर हमने लिखना हो दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। तो टोटल वेव फंक्शन जो है हमारे पास, जो कि एन एक्स एन वाई और एन जेड पे चेंज हो रहा है, तीन के तीनों पे डिपेंड करता है बेटा। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साई एन एक्स इंटू साई एन वाई इंटू साई एन जेड। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस किस को, इसको, इसको और इसको। आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन क्या है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ठीक है जी। जो हमारे है 8 ए बी सी। और ये साइन वाले एंगल जो है साइन एन एक्स पाई अपॉन ए इंटू एक्स साइन, सॉरी दोबारा से यहाँ पे साइन आएगा, साइन ऑफ एन वाई पाई अपॉन बी इंटू वाई एंड साइन ऑफ एन जेड पाई अपॉन सी इंटू जेड। ये आपका क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, किसके लिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पाथ। और दोबारा यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि एन एक्स वाई और जेड जो है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, 1 से शुरू करते हुए कोई भी आगे इंटीग्रल जो वैल्यूज हैं वो ले सकते हैं। और ये कैसे, क्यों, ये रिस्ट्रिक्शन से आया था, ये भी हमने सारा सॉल्व किया था वन डायमेंशनल बॉक्स में। आप बहुत होगा तो उसको देखेंगे हम, ठीक है जी। वो आप वन डायमेंशनल बॉक्स में देखेंगे, वहां जाके पूरी डिटेल में बताया गया है। अभी यहाँ तक हम पहुंचे कि जो 3 डायमेंशनल बॉक्स की जो टोटल एनर्जी है फॉर पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन एंड टोटल वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दैट इज गिवन बाय दिस जो है एक्सप्रेशन है। चलिए बेटा इसके एक वीडियो में हम और बात करेंगे जिसमें कि हम डीजनरेसी के कंसेप्ट की बात करेंगे। अभी तक यहाँ तक रखिए, ये था 3 डायमेंशनल बॉक्स। थैंक यू।